हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि जून महीने का पहला सप्ताह बीत चुका है और इस वीडियो के अंदर हम लोग जून महीने के फर्स्ट वीक से सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ से आने वाले आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्टली। तो इस वीडियो में मैं आपको जून महीने के फर्स्ट वीक से यानी कि 1 से लेकर के 7 जून के बीच में करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है क्योंकि इस वीडियो को देखने के साथ ही पूरे 1 हफ्ते की करंट अफेयर्स आपको तैयार हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वीक का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आपको बताना है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति कौन बन गए हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक आप सभी जानते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। तो इसके अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, यानी कि किसी भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष पहली बार बनाया गया है। तो ये कौन है? इनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, तो अब इनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बना दिया गया है। इससे पहले जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे उनका नाम था डेविड मालपास और वो अमेरिका से ही थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह पर एक भारतीय मूल के व्यक्ति को यानी कि अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दूं कि जो अजय बंगा हैं इनको 5 साल के लिए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है और ये वर्ल्ड बैंक के 14वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चलना है। हर एक क्वेश्चन के अंदर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए जरूरी होगी वो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सरकार ने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की है? तो भारत सरकार ने पिछले साल के दिसंबर महीने में एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था अमृत भारत स्टेशन योजना और इस योजना के अंतर्गत देश के जो रेलवे स्टेशन हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। तो हाल ही में क्या हुआ है, सरकार ने पूरे देश भर से 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है जिनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, वहां पर उनका विकास किया जाएगा। तो टोटल 1275 रेलवे स्टेशनों को आइडेंटिफाई किया गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 52वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो भारत का जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये खान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बन गए हैं जनार्दन प्रसाद। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं जनार्दन प्रसाद जिनको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये भारत के 52वें महानिदेशक बने हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, 31 मई से लेकर के 3 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो जैसा कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर इनके साथ में है नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल यानी कि प्रचंड। तो पुष्प कमल दहल जो हैं ये वर्तमान समय में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और हाल ही में ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। हिमाचल प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत का जो हिमाचल प्रदेश राज्य है उसने राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ में समझौता किया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये भारत की एक तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है जो कि असम में बेस्ड है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने समझौता किया है वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए। अगर हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन किसी ऐसे तरीके से किया जाए जिसमें कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल भी ना हो तो उस तरह के हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए ही हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ में समझौता किया है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन कौन से देश ने लॉन्च की थी, तो याद रखिएगा वो देश था जर्मनी।
जर्मनी पूरे दुनिया के अंदर पहला देश था जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की थी। अगर पूछे कि एशिया में पहला देश कौन सा बना, तो एशिया का पहला देश है चाइना, जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। और अब भारत भी प्लान कर रहा है कि भारत में भी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को लाया जाए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हाल ही में हुआ है, उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब विश्वविद्यालय, जो कि चंडीगढ़ में है। पंजाब विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। अभी मैं आपको मेडल टैली भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल जो हाल ही में हुआ है 2022 का संस्करण है, और ये इसका तीसरा संस्करण है। इससे पहले ये 2 बार हो चुका है, तीसरी बार ये खेला गया। इसका आयोजन 25 मई से लेकर के 3 जून तक किया गया है। कहाँ पर किया गया, तो यूपी इसका मेजबान था, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश इसका मेजबान था, तो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा भी बोलते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर बता दूं कि टोटल आप देख सकते हैं 21 तरह के यहाँ पर खेल खेले गए थे। 21 तरह के अलग अलग स्पोर्ट्स को शामिल किया गया था, और इनमें से जो शूटिंग है यानी कि निशानेबाजी, वो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। उसका इवेंट आयोजित किया गया था दिल्ली में। तो उत्तर प्रदेश के इन 4 शहरों के अलावा दिल्ली में भी इसके मैच खेले गए थे। अगर हम शामिल खिलाड़ियों की बात करें तो 200 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के 4750 से भी अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया है। उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था, और इसका शुभंकर यानी कि जो मैस्कट है वो है जीतू, जो कि यूपी का राजकीय पशु जो बारहसिंगा है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मेडल टैली। आप यहाँ पर देख सकते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के अंदर जो पदक तालिका है वो आपके सामने है। नंबर 1 पर जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है उसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ में है। और यहाँ के खिलाड़ियों ने टोटल 26 गोल्ड मेडल जीते हैं, 17 सिल्वर मेडल और 26 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल मिलाकर के 69 मेडल जीते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने यहाँ पर टॉप किया है। दूसरे नंबर पर रहा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो कि अमृतसर में है। इसने यहाँ पर 24 गोल्ड मेडल के साथ में टोटल 68 मेडल जीते हैं। और तीसरे नंबर पर रहा जैन यूनिवर्सिटी, जो कि कर्नाटका में है। तो कम से कम आपको टॉप 3 जो संस्थान हैं उनके नाम याद रखने हैं, जिन्होंने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किया है। तीसरे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई वो वाराणसी के अंदर आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो IIT BHU का परिसर है, वहीं पर क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। भारत और किस देश की नौसेना के बीच एकता अभ्यास का 6ठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। एकता नाम का जो अभ्यास होता है, ये भारत और मालदीव की नौसेना के बीच में होता है। भारत और मालदीव के बीच में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस बार ये कहाँ पर हुआ है, इस बार ये भारत में नहीं हुआ है, इस बार ये मालदीव के अंदर ही आयोजित किया गया है। तो बस आपको इतनी ही बातें याद रखनी है, भारत और मालदीव के बीच में होता है, इस बार ये मालदीव के अंदर ही हुआ है। 4 जून को भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। लेवेंडर जो पौधा होता है, ये फूल का पौधा होता है, और इसकी खेती को बैगनी क्रांति यानी कि पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो लेवेंडर महोत्सव हाल ही में हुआ है, और ये कहाँ पर हुआ है, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह जिले में। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह के अंदर लेवेंडर की खेती काफ़ी की जाती है, और इससे किसानों को काफ़ी फायदा भी होता है। तो लेवेंडर महोत्सव 2 दिनों का महोत्सव हाल ही में हुआ है जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। और इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने इस इवेंट का उद्घाटन किया था, उन्होंने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह को भारत की लेवेंडर कैपिटल के रूप में भी संबोधित किया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर बताना है निम्न में से कौन से राज्य ने सभी के लिए सस्ती दरों पर इंटरनेट सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए के फोन परियोजना शुरू की है। यहाँ पे के फोन परियोजना का फुल फॉर्म मैं आपको पहले बताता हूँ। के फोन का मतलब है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। तो इतने से ही आप समझ गए होंगे कि के फोन परियोजना को शुरू किया है केरल राज्य ने। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब केरल राज्य ने ये जो के फोन परियोजना शुरू की है, इसके तहत क्या होगा,
इसके तहत केरल राज्य के नागरिकों को सस्ते दर पर इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यानी कि यहाँ पर काफ़ी सस्ता इंटरनेट दिया जाएगा और कुछ जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनको फ्री में भी इंटरनेट दिया जाएगा। तो के फोन परियोजना क्या है? केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं और ये केरल राज्य के अंदर सस्ते दर पर इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में भी इंटरनेट दिया जाएगा, जो कि सस्ता इंटरनेट भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने हाल ही में इसका शुभारंभ किया है। गुफी पेंटल का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने बी आर चोपड़ा के टीवी शो महाभारत के अंदर किश का किरदार निभाया था। तो गुफी पेंटल जो कि मशहूर अभिनेता हैं, इन्होंने जो टीवी धारावाहिक आया था महाभारत, उसके अंदर शकुनी मामा की भूमिका निभाई थी। आपने इनको जरूर देखा होगा महाभारत के अंदर। तो शकुनी मामा की भूमिका निभाई थी गुफी पेंटल अभिनेता ने, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार जो है, ये सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो यहाँ पे हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे गई थी और सूरीनाम कंट्री के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि भारतीय मूल के ही एक व्यक्ति हैं, जो कि वर्तमान समय में सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, जिसको बोलते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 जून 2023 को सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल MV एक्सप्रेस को किस शहर से श्रीलंका के लिए रवाना किया है? यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल जिसका नाम है MV एक्सप्रेस, इसको किसी भारतीय शहर से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। तो आपको बताना है उस भारतीय शहर का नाम क्या है। तो इसको चेन्नई से रवाना किया गया था श्रीलंका के लिए। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको किसने रवाना किया है? भारत के जो बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने। तो इसी तरीके से और भी भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल शुरू किए जाएंगे, लेकिन अभी जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल लॉन्च किया गया है उसका नाम है MV एक्सप्रेस। यहाँ पर आप इस शिप को देख भी सकते हैं। ईरान ने 6 जून से किस देश के अंदर अपना राजनयिक दूतावास फिर से खोल दिया है? तो साल 2016 में क्या हुआ था, ईरान ने ईरान के अंदर सऊदी अरब की जो एम्बेसी थी उस पर अटैक कर दिया था, जिसके चलते ये सऊदी अरब जो कंट्री है उसने ईरान के साथ अपने संबंध तोड़ लिए थे। लेकिन अब फिर से इन दोनों कंट्रीज ने अपने राजनयिक संबंधों को बहाल किया है, जिसके चलते ईरान ने हाल ही में अपना राजनयिक दूतावास जो है वो सऊदी अरब के अंदर ओपन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में अरब सागर में उठे चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण कौन से देश ने किया है? तो भारत के पश्चिमी हिस्से में जो अरब सागर है वहां पे हाल ही में एक चक्रवात आया है जिसका नाम है बिपरजॉय, और ये 2023 में अरब सागर में उठा पहला चक्रवात है। तो इसका नामकरण कौन से देश ने किया है? इसको ये नाम दिया है बांग्लादेश ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बांग्ला भाषा में बिपरजॉय का मतलब होता है आपदा, तो इसी कारण से इसको ये नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है। आपको बताना है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये भारत की एक महारथन कंपनी है और इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। तो सेल के नए अध्यक्ष हाल ही में बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। अब ये क्वेश्चन इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है जो कि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो हाल ही में क्या हुआ है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को। एक्चुअल में हाल ही में चुनाव किया गया था कि कौन सा कंट्री अगले 4 सालों के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष होगा। तो यहाँ पर UAE को चुना गया है अध्यक्ष के रूप में,
यानी कि अगले 4 सालों के लिए जो संयुक्त अरब अमीरात है उसके पास अध्यक्षता होगी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। तो इसी कारण से यूएई के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, इनको 4 सालों के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन में जो सेक्रेटरी जनरल का पद है यानी कि महासचिव, उस पद पर पहली बार किसी महिला को नियुक्त किया गया है जिनका नाम है सेलेस्टे साउलो। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। और सेलेस्टे साउलो कौन से देश से हैं? ये हैं अर्जेंटीना से। आपको इनके कंट्रीज भी याद रखने हैं। अर्जेंटीना की हैं सेलेस्टे साउलो, जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है एक भारतीय व्यक्ति को जिनका नाम है मृत्युंजय महापात्र। मृत्युंजय महापात्र ये कौन है? ये वर्तमान समय में जो भारत का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उसके महानिदेशक हैं। तो इनको WMO का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताया जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अंदर हुई है। सबसे पहले कि इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, जो कि यूएई से हैं। फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे साउलो, जो कि अर्जेंटीना से हैं। और इसके उपाध्यक्ष बने हैं मृत्युंजय महापात्र, जो कि भारत से हैं। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा किन फिल्मों में भी अभिनय किया था? तो भारत की मशहूर अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का हाल ही में निधन हो गया है। 94 ईयर की थी और इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। इन्होंने लगभग 250 हिंदी फिल्मों में काम किया था और हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने लगभग 50 मराठी फिल्मों में भी काम किया था। तो हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने मराठी में भी काम किया। सो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनको साल 1999 के अंदर भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, वो भी दिया गया था। भारत ने किस देश को हराकर जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है? जूनियर लेवल पर पुरुषों का जो हॉकी एशिया कप हुआ है वो हाल ही में भारत ने जीत लिया है। लेकिन भारत ने किसको हराकर जीता है ये पूछा गया है। तो भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान को हराया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये टूर्नामेंट कौन से देश में हुआ था, तो ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ था ओमान के अंदर। आयोजन ओमान में हुआ था। विजेता बना है भारत और उपविजेता बना है पाकिस्तान। आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि भारत ने चौथी बार इस टूर्नामेंट को जीता है। इनमें से कौन सा देश OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू नियंत्रण चेतावनी दिखाना अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये देश अपना भारत ही है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि भारत में जो OTT प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो इत्यादि, उनके ऊपर तंबाकू नियंत्रण चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा। यानी कि तंबाकू नियंत्रण से रिलेटेड वार्निंग और डिस्क्लेमर दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है इंडिया में। जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे आयोजित किया गया था। तो उसी के अवसर पर भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम है 2004 का, उसमें संशोधन किया है, जिसके तहत अब OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तंबाकू नियंत्रण चेतावनी दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 अंग हैं और उन्हीं में से एक है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो अध्यक्ष होता है उसको 1 साल के लिए चुना जाता है। तो 2023 के सितंबर महीने में 78वां सत्र इसका शुरू होने वाला है और उसके लिए अध्यक्ष चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को। डेनिस फ्रांसिस जो हैं ये त्रिनिदाद एंड टोबागो कंट्री के हैं, जो कि एक कैरेबियाई देश है। तो डेनिस फ्रांसिस जो हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस संस्थान ने 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू किया है? 100 दिन 100 भुगतान यानी कि 100 डेज 100 पेस, ये कैंपेन शुरू किया है RBI ने। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये जो अभियान शुरू किया गया है 100 डेज 100 पेस, इसके अंतर्गत देश भर के अंदर जो बैंक हैं उन सभी बैंकों को हर एक जिले के अंदर 100 ऐसे अकाउंट्स का पता लगाना होगा जिसमें लावारिस जमा राशि है और उसको
सही जो दावेदार हैं उन तक पहुंचाना होगा। यानी कि आरबीआई ने ये जो 100 डेज 100 पेज कैंपेन शुरू किया है, इसका मेन उद्देश्य है कि बैंकों में जो लावारिस जमा रकम है उसको कम करना है और उसको उसके जो असली दावेदार हैं उन तक पहुंचाना है। फार्मूला वन रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है ये इस साल की 7वीं फार्मूला वन रेस थी और इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्तापन ने। मैक्स वर्स्तापन जो है ये नीदरलैंड के एक फार्मूला वन ड्राइवर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 2023 में अभी तक जो भी फार्मूला वन रेस हुई है उसको किसने जीता है। तो अभी तक टोटल 7 रेस हो चुकी है और इन 7 में से अकेले मैक्स वर्स्तापन जो है उन्होंने ही 5 रेस जीती है। तो मैक्स वर्स्तापन ने सबसे ज़्यादा रेस अभी तक जीती हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप ये सिर्फ 2 याद रखते हैं तो बाकी कोई भी पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं मैक्स वर्स्तापन। तो ये जो 2 रेस हैं, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, इन दोनों को मैक्सिको के सर्जियो पेरेज ने जीता है। बाकी की जो बच गई उन सभी को मैक्स वर्स्तापन ने जीता है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा देश साल 2025 में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा? जो IUCN है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में है और ये नेचर कंजर्वेशन के लिए काम करता है। तो IUCN का जो विश्व संरक्षण कांग्रेस होता है ये प्रकृति संरक्षण से रिलेटेड दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है और साल 2025 में इसकी मेजबानी दी गई है संयुक्त अरब अमीरात को। यानी कि जो UAE कंट्री है वो 2025 में होने वाले वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की मेजबानी करेगा। फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने यानी कि किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो फ्लैंडर्स कप 2023 जो है ये एथलेटिक्स का एक टूर्नामेंट हुआ है जो कि हाल ही में बेल्जियम के अंदर आयोजित किया गया है। तो इस टूर्नामेंट के अंदर भारत के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अमलान बोर्गोहेन। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये एक तेज धावक हैं और इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर की जो रेस हुई है उन दोनों के अंदर ही गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि जिसको शॉर्ट में TCS बोलते हैं, इसके नए CEO के रूप में पदभार संभाला है के कृतिवासन ने। इनको अपॉइंट तो पहले ही कर दिया गया था लेकिन अब इन्होंने पदभार संभाला है और इन्होंने राजेश गोपीनाथन का स्थान लिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितनी % रही है? तो जो पिछला वित्त वर्ष था उसके बारे में पूछा गया है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रही? तो 4th क्वार्टर में भारत की GDP ग्रोथ रेट थी 6.1%। तो यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस हैं ये भी 2022-23 के अन्य क्वार्टर्स के हैं, जैसे कि वित्त वर्ष 2022-23 के पहली तिमाही में यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में GDP ग्रोथ रेट थी 13.1%। ऐसे ही सेकेंड क्वार्टर में थी 6.2%, थर्ड क्वार्टर में थी 4.5% और फोर्थ क्वार्टर में थी 6.1%। तो यही पूछा गया है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई? तो ओवरऑल पूरे वित्त वर्ष के अंदर भारत का GDP ग्रोथ रेट के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7.2%। पूरे वित्त वर्ष के दौरान भारत की जो GDP ग्रोथ रेट रही है वो थी 7.2%। निम्न में से कौन से राज्य के अंदर मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया है? मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीखो और कमाओ यानी कि लर्न एंड अर्न जो स्कीम है इसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उसको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो रोजगार कर सके और इस तरीके से अर्न कर सके। तो मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना को कौन से राज्य सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर हाल ही में एक बुक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है अमृत काल की ओर।
तो आपको बताना है कि इस बुक का विमोचन किसने किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा, इनको जेपी नड्डा भी बोलते हैं और ये आज के समय बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने ही नरेंद्र मोदी सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं तो उनकी 9 साल की उपलब्धियों पर अमृत काल की ओर नाम से एक बुक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्द्रभूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए अमृत धरोहर और मिष्टी नामक 2 योजनाओं का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 योजनाओं का शुभारंभ किया है। एक का नाम है अमृत धरोहर योजना, जो कि भारत में जो आर्द्र भूमि है यानी कि जो वेटलैंड्स हैं उनके संरक्षण के लिए और उनको पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया है। ऐसे ही भारत में जो मैंग्रोव वन हैं उनके संरक्षण के लिए मिष्टी नाम की एक योजना शुरू की गई है। तो इन दोनों योजनाओं का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो मिष्टी योजना है उसका फुल फॉर्म भी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। आपको बता दूं कि इन दोनों ही योजनाओं के बारे में इस बार के बजट के अंदर अनाउंस किया गया था और अभी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इन दोनों का शुभारंभ कर दिया गया है। यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यूको बैंक भारत का एक पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी कि सरकारी बैंक है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो हाल ही में इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं अश्विनी कुमार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे पहले यूको बैंक के एमडी और सीईओ थे सोमा शंकर प्रसाद, लेकिन अब इनकी जगह पर अपॉइंट कर दिए गए हैं अश्विनी कुमार। इंडिया रैंकिंग 2023 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है। तो ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। इंडिया रैंकिंग जो होती है इससे पता चलता है कि भारत में अलग अलग कैटेगरी में सबसे बेस्ट संस्थान कौन से हैं। इंडिया रैंकिंग को NIRF के तहत जारी किया जाता है। साल 2015 के अंदर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और इसी के तहत भारत के संस्थानों को रैंक किया जाता है। तो इंडिया रैंकिंग 2023 जो है वो हाल ही में जारी हो चुकी है और इसमें IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है, यानी कि ओवरऑल भारत का सबसे बेस्ट संस्थान है IIT मद्रास। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 13 कैटेगरीज हैं जिसमें संस्थानों को रैंक किया गया है। 12 तो इंडिविजुअल अलग अलग कैटेगरीज हैं और ओवरऑल कैटेगरी है, यानी कि भारत में जितने भी संस्थान हैं उनमें सबसे बेस्ट संस्थानों को इसमें रैंक किया गया है। तो आइए हम लोग एक एक कैटेगरी देखते हैं कौन सी संस्थान ने यहाँ पर टॉप किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर है समग्र श्रेणी यानी कि ओवरऑल कैटेगरी। तो भारत में सभी तरह के जो संस्थान हैं उनमें सबसे बेस्ट संस्थान है IIT मद्रास और लगातार 5वीं बार इसने पहला स्थान हासिल किया है ओवरऑल कैटेगरी में। फिर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग के लिए भारत का सबसे अच्छा संस्थान है IIT मद्रास ही। फिर विश्वविद्यालय यानी कि सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और इसी संस्थान को बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में भी सम्मानित किया गया है। भारत का सबसे बेस्ट अनुसंधान संस्थान है IISc बेंगलुरु। फिर प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के लिए भारत का सबसे बेस्ट संस्थान है IIM अहमदाबाद। मेडिकल के लिए भारत का सबसे बेस्ट है एम्स नई दिल्ली। फिर फार्मेसी के लिए भारत का सबसे अच्छा संस्थान है राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जो कि हैदराबाद में है। इससे पहले तक इस कैटेगरी में जामिया हमदर्द हुआ करता था, लेकिन इस बार जामिया हमदर्द को पीछे छोड़ते हुए जो हैदराबाद का राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है उसने फार्मेसी कैटेगरी में टॉप किया है। फिर कॉलेज की कैटेगरी में मिरांडा हाउस दिल्ली जो है ये लगातार कई सालों से नंबर 1 पर है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इस कैटेगरी में भारत का सबसे बेस्ट संस्थान है IIT रुड़की। पिछली बार भी यही था, इस बार भी यही है। कानून यानी कि लॉ की कैटेगरी में भारत का सबसे बेस्ट संस्थान है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। पिछली बार भी यही टॉप पर था। फिर इस बार की रैंकिंग में ये 2 कैटेगरीज नई ऐड की गई है, तो इनके बारे में विशेष रूप से आपको याद रखना है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में भारत का जो सबसे बेस्ट संस्थान है उसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। फिर नवाचार यानी कि इनोवेशन के मामले में भारत का सबसे बेस्ट संस्थान है IIT कानपुर। और डेंटल यानी कि दांतों की पढ़ाई जहाँ पर होती है, डेंटल कैटेगरी में भारत का सबसे बेस्ट संस्थान है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई।
तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में भारत के सबसे बेस्ट संस्थान कौन से हैं वो मैंने आपको बताया है, जो कि NIRF के तहत इंडिया रैंकिंग के अंदर पब्लिश किया जाता है। इनमें से किस कंपनी ने ED7 ब्लेंड फ्यूल के परीक्षण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? अब ये ED7 क्या है? जिस तरीके से आपको पता होगा कि पेट्रोल के अंदर एथेनॉल को मिक्स किया जा रहा है और हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने E20 फ्यूल को लॉन्च किया था। E20 में 80% पेट्रोल होता है और 20% एथेनॉल होता है। तो उसी तरीके से डीजल के अंदर भी एथेनॉल को मिक्स करने का टेस्ट किया जा रहा है और ये टेस्ट कर रहा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL। ED7 फ्यूल के अंतर्गत क्या होगा, इसमें एथेनॉल तो 7% होगा और बाकी का 93% डीजल होगा। तो इस तरीके से मिक्स किया जा रहा है और नया फ्यूल तैयार किया जा रहा है। ED7 को किसने तैयार किया है? तो BPCL ने तैयार किया है। तो BPCL और जो हीरो मोटो कार्प है, अशोक लीलैंड है, इन सब ने मिल करके ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि जो ED7 ब्लेंड फ्यूल है इसका परीक्षण, इसका टेस्ट किया जा सके। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हाल ही के अंदर हुई हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है? तो हाल ही में मणिपुर राज्य के अंदर जो वायलेंस हुआ था उसकी जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया है जिसमें 3 मेंबर है और तीनों मेंबर कौन कौन से हैं उनके नाम यहाँ पर ऑप्शन के अंदर ही मैंने लिख दिए हैं। एक तो है अजय लांबा, जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और इन्हीं को इस जांच आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। बाकी जो 2 लोग हैं इनमें एक तो पूर्व IPS अधिकारी हैं आलोक प्रभाकर और दूसरे पूर्व IAS अधिकारी हैं हिमांशु शेखर दास। तो ये सभी इसके मेंबर हैं, लेकिन अध्यक्ष पूछा गया है तो अध्यक्ष हैं अजय लांबा। द पावर ऑफ वन थॉट, मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ, ये बुक हाल ही में रिलीज की गई है। आपको बताना इसके लेखिका कौन है? तो इसको लिखा है BK शिवानी ने। BK शिवानी, जिनका असली नाम है शिवानी वर्मा, लेकिन इनको BK शिवानी के नाम से ही जाना जाता है। तो इन्होंने बुक लिखी है द पावर ऑफ वन थॉट, मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ। ये जो ब्रह्म कुमारी इंटरनेशनल मूवमेंट है उसके अंदर एक टीचर हैं। वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 के अनुसार आधुनिक दास्ता में रहने वाली जनसंख्या किस देश में सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो कौन सा देश है जहाँ पे सर्वाधिक लोग मॉडर्न स्लेवरी में जी रहे हैं, यानी कि आधुनिक गुलामी में जी रहे हैं। तो वो कंट्री है उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया। आपको यहाँ पर मैं लिस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रति 1000 लोगों में कितने लोग मॉडर्न स्लेवरी में जी रहे हैं। नंबर 1 जो कंट्री है इस मामले में वो है नॉर्थ कोरिया, जहाँ पर प्रति 1000 में से 104 लोग मॉडर्न स्लेवरी में जी रहे हैं। नंबर 2 पर है इरिट्रिया, फिर है मॉरिटानिया। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सबसे कम है, यानी कि सबसे कम जिस कंट्री में मॉडर्न स्लेवरी में लोग जी रहे हैं वो है स्विट्जरलैंड। तो इसी तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो ये प्रिवेलेंस रेट है वो है 8, यानी कि भारत में प्रति 1000 लोगों में से 8 लोग मॉडर्न स्लेवरी में जी रहे हैं। और इसको किसने जारी किया है? इसको जारी किया है वॉकफ्री नाम की संस्था ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉकफ्री नाम की संस्था ने ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 को जारी किया है और इसमें इंडिया का जो प्रेवलेंस रेट है वो है 8। हाल ही में एक बुक रिलीज की गई है जिसका टाइटल है हु किल्ड मूसेवाला। तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पिछले साल 29 मई को हत्या कर दी गई थी। तो उनकी हत्या कैसे हुई, किसने उनकी हत्या की, उसी के बारे में एक बुक लिखी गई है और इसको लिखा है एक पत्रकार ने जिनका नाम है जुपिंदरजीत सिंह। जुपिंदरजीत सिंह यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो 3D प्रिंटिंग तकनीक से दुनिया का पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है भारत के तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य के अंदर जो सिद्दीपेट है वहीं पर 3D प्रिंटिंग तकनीक से इस तरह का जो हिंदू मंदिर है वो बनाया जा रहा है। ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए PM स्वनिधि ऐप को किसने लॉन्च किया है? PM स्वनिधि ऐप जो है ये आप सभी लोग जानते हैं कोरोना महामारी के टाइम पर शुरू किया गया था। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अपना बिजनेस फिर से शुरू करने के लिए इसके अंतर्गत लोन दिया जाता था। तो PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उनको ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और उनको इससे संबंधित जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है
जिसका नाम है पीएम स्वनिधि। तो इसको लॉन्च किया है भारत के आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म भी होता है, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। 1 जून 2023 को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ब्रिक्स में आप जानते हैं 5 देश आते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 2023 के अंदर जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो साउथ अफ्रीका के पास में है। तो साउथ अफ्रीका का जो केप टाउन शहर है वहीं पर हाल ही में विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। और क्योंकि भारत भी ब्रिक्स का मेंबर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की और केप टाउन में इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं ये दक्षिण अफ्रीका के अलावा हाल ही में नामीबिया की यात्रा पर भी गए हुए थे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस शहर के अंदर किया गया है? तो भारत में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके लिए एक नेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप इसकी बिल्डिंग देख सकते हैं और इसका हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो भारत में टाटा ग्रुप है वो किस राज्य के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी विनिर्माण संयंत्र बनाने हेतु 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जो बैटरी उसमें लगती है तो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी गुजरात राज्य के अंदर और इसी के लिए जो टाटा ग्रुप है वो 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए। गुजरात के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कथकली के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसी के ऊपर हाल ही में एक बुक लिखी गई है जिसको लिखा है के गोपाल कृष्णन ने। के गोपाल कृष्णन, यहाँ पर आप इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है 5 जून के दिन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम रखी गई है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम होती है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, अक्सर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जून महीने के फर्स्ट वीक के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो उसकी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे। फिर 2 जून को होता है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस, क्योंकि 2 जून सन 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। फिर 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। साइकिल के उपयोग को लेकर के प्रोत्साहित करने के लिए विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। फिर 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसकी थीम रखी गई है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। फिर 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इस बार की थीम है फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। हाल ही में निम्न में से कौन से संस्थान ने वन स्टूडेंट वन ट्री 2023 अभियान को शुरू किया है? तो इस अभियान के आप नाम से ही समझ सकते हैं कि पौधारोपण के बारे में ये अभियान है। जो छात्र हैं उनको पौधारोपण के प्रति जागरूक करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। तो इसमें हर एक छात्र को एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और इसको शुरू किया है AICTE ने। AICTE का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तकनीकी शिक्षा के लिए जो ऑल इंडिया काउंसिल है उसके द्वारा ये शुरू किया गया है। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप 2023 को किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति ने जीता है? तो ये जो चैंपियनशिप होती है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप, इसके अंतर्गत अंग्रेजी भाषा की जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग सही स्पेलिंग बतानी होती है। तो ये चैंपियनशिप हाल ही में हुई है अमेरिका के अंदर और इसको एक भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति ने जीत लिया है जिनका नाम है देव शाह। देव शाह जो है यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये 8th ग्रेड के स्टूडेंट हैं और इन्होंने इस प्रतियोगिता को 2023 में जीत लिया है। 2 जून 2023 को किस शहर में हुई एक
रेल दुर्घटना में 288 लोगों की मौत हो गई है। तो इस हफ्ते की सबसे दुखद खबर यही रही। यहाँ पे ओडिशा के बालासोर के अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई। यहाँ पे 3 ट्रेन आपस में टकरा गई और इसमें लगभग 288 लोगों की डेथ हो गई है। 1000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हुए हैं और 288 लोगों की डेथ हो गई है। तो ओडिशा के बालासोर के अंदर ये दुर्घटना हुई है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओडिशा के बालासोर में ये जो ट्रेन दुर्घटना हुई है, ये पिछले 20 सालों में भारत की सबसे घातक ट्रेन दुर्घटना है, जहाँ पे 288 लोग मारे गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ट्रेन दुर्घटना के अंदर 3 ट्रेनें इन्वॉल्व थी। तो उनमें से एक तो मालगाड़ी थी, 2 ट्रेनें पैसेंजर ट्रेनें थी जिनमें यात्री सवार थे। उनमें से एक का नाम था कोरोमंडल एक्सप्रेस और दूसरी थी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। तो इन 3 ट्रेनों के बीच में टक्कर हुई जिसमें 288 लोग मारे गए। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की है? तो नंद बाबा दूध मिशन योजना जो है, इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से इस नंद बाबा दूध मिशन योजना को शुरू किया है। इसका मेन मकसद है कि जो डेयरी उत्पादक हैं उनको गांव के अंदर ही डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर उनका जो दूध है वो खरीद लिया जाए। तो उनको अब उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए ही नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में किस संस्था ने अंतर्दृष्टि नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है? तो अंतर्दृष्टि नाम से एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, यानी कि एक तरह की वेबसाइट है और इसका शुभारंभ किया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने। तो भारत के सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ने अंतर्दृष्टि नाम का एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को ट्रैक करेगा। भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति को ट्रैक करने के लिए ही अंतर्दृष्टि नाम का यह डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स जो है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स संस्थान कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम्स नागपुर। तो एम्स नागपुर जो है ये नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स संस्थान बन गया है, क्योंकि एम्स नागपुर ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मानदंड स्थापित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एम्स नागपुर। देन इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य के भिवंडी तालुका में विकसित किया जा रहा है? तो कार्बन न्यूट्रल गांव का यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर जितना कार्बन का उत्सर्जन होगा उतना अवशोषित भी कर लिया जाएगा, यानी कि इस गांव से कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बनाया जा रहा है भिवंडी तालुका में, जो कि महाराष्ट्र के थाणे जिले के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के थाणे जिले के अंदर भिवंडी तालुका में एक कार्बन न्यूट्रल गांव डेवलप किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा। अब इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति कौन बन गए हैं? एंड सेकेंड क्वेश्चन है NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, आपको इनके बारे में आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जून महीने के पहले सप्ताह से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरीके से टोटल जून महीने में 4 हफ्ते में टोटल 4 वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वीकली करंट अफेयर्स की, जिसके जरिए आप 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ पाएंगे। फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा इस पूरे महीने से आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि इस पर करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी आपकी कराई जाती है। आपको करंट अफेयर्स के लिए किसी भी अन्य सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होना होगा। हर एक क्वेश्चन आपका आसानी से कवर हो जाएगा। वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है, तो जिसके जरिए आप एक ही जगह पर सारी वीडियोस को देख सकते हैं आसानी से।
अगर आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है तो मंथली करंट अफेयर्स के ज़रिए आप बहुत ही जल्दी पूरे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर पाएंगे। तो हम लोग इसी तरीके से किसी अन्य वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।